हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको जनसंघर्ष और आंदोलन चैप्टर करवाने जा रही हूँ। तो क्वेश्चन के माध्यम से हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो पहला तो जनसंघर्ष और आंदोलन। जनसंघर्ष क्या होता है? जनता का संघर्ष किस कार्य के लिए जनता संघर्ष करती है? कई बार क्या होता है, जनता के साथ कुछ गलत होता है तो उसे ठीक करवाने के लिए जनता क्या करती है? संघर्ष करती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? जनसंघर्ष। कई जगह क्या होता है, डिक्टेटरशिप होती है, तो वहाँ जनता अपने संघर्ष के द्वारा क्या करती है? तो लोकतंत्र को बहाल करवा लेती है। वो विरोध करती है कि हमें इस प्रकार का शासन नहीं चाहिए, तो उसी को हम क्या कहते हैं? जनसंघर्ष कहते हैं। और आंदोलन भी है कि आंदोलन में क्या होता है कि लोग प्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र में भाग नहीं लेते, लेकिन सरकार को उसकी नीतियां बनाने के लिए क्या कर देते हैं? नीतियां बदलने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो तानाशाह है तो उसमें क्या होता है? आंदोलन चलाते हैं, आंदोलन चला करके जनता का समर्थन प्राप्त करते हैं लोग, और उसमें आंदोलनकारियों की संख्या क्या आ जाती है? बढ़ती जाती है, और लास्ट में ऐसा समय आता है जब वो अपनी मांगे मनवाने में क्या हो जाते हैं? समर्थ हो जाते हैं। इस प्रकार भारत में स्वतंत्रता आंदोलन था कि हमें अंग्रेजों से आज़ादी चाहिए थी, तो हमने क्या चलाया? आंदोलन का सहारा लिया। और पहले कुछ लोग थे आंदोलनकारी, धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? मीडिया का माध्यम का सहारा लिया। मीडिया के माध्यमों के द्वारा जनता को बताया कि ये अंग्रेज़ों की क्या गलत नीतियां हैं। ऐसे में लोग उस संगठन के साथ जुड़ते गए और बहुत सारे आंदोलनकारी होते गए, और आखिर में अंग्रेज़ों को उन आंदोलनकारियों के आगे क्या करने पड़े? अपने घुटने टेकने पड़े और देश को छोड़कर जाना पड़ा। तो ये दो थे। तो अब इसके जो अभ्यास के क्वेश्चन है वो हम करें। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, दबाव समूह और आंदोलन राजनीति को किस तरह प्रभावित करते हैं? तो देखो, दबाव समूह पहले तो होता क्या है? दबाव समूह क्या होता है? कुछ लोगों का संगठन होता है। ये संगठित भी होते हैं और या असंगठित भी हो सकते हैं। जिन लोगों के हित एक जैसे होते हैं वो एक संगठन बना लेते हैं, उसको हम दबाव समूह कहते हैं। एक समूह बना लेते हैं। इस तरह व्यापारी हैं, वो उसका अपना एक समूह बना लेते हैं। टीचर्स हैं, उनके अपने हित समान है तो वो एक समूह बना लेते हैं। तो जिन भी लोगों के जो उद्देश्य हैं या हित हैं वो समान है, वो एक समूह बना करके क्या कर लेते हैं? सरकार पर दबाव बनाते हैं कि उनकी मांगों को माना जाए। दबाव समूह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला हित समूह होता है। हित समूह क्या होता है? जो सिर्फ अपने हित को बढ़ावा देता है। एक वर्ग होता है जो अपने हित को बढ़ावा देने के लिए दबाव समूह बना लेता है। इसका उद्देश्य सिर्फ एक वर्ग विशेष के हितों को ऊपर उठाना है, दूसरों से इसका कोई सरोकार नहीं होता। दूसरा होता है लोक कल्याणकारी। इस संगठन का मुख्य मकसद क्या? पूरे समाज का कल्याण के लिए योजनाएं बनाना है, उनके लिए आंदोलन करना है, उनके लिए सरकार पर दबाव बनाना है कि ये समाज के हितकारी हैं, ये कार्य होना चाहिए। इस प्रकार से अन्ना हजारे ने किया कि ये बिल आना चाहिए क्योंकि इससे पूरे समाज का हित है। तो वो लोक कल्याणकारी था, वो किसी एक वर्ग के लिए नहीं था। तो दबाव समूह होता है। या फिर हमारा क्वेश्चन क्या? दबाव समूह और आंदोलन। तो ये दबाव समूह होता है, ये सरकार पर दबाव बनाते हैं कि उनकी मांगों को माना जाए, या कोई कार्य सरकार कर रही है तो ये दबाव बनाते हैं कि वो उस कार्य को ना करे। उदाहरण के तौर पर देखो, सीसीए एक्ट सरकार ने लागू किया। मुस्लिम समुदाय क्या कर रहा है? दबाव बना रहा है, बार बार कभी हड़ताल कर रहे हैं, कभी कोई आंदोलन चला रहा है कि सरकार उसको क्या कर ले? उस सीसीए एक्ट को वापस ले ले। तो वो भी वहाँ क्या हो गया? मुस्लिम समुदाय जिसके हित क्या थे? एक जैसे हैं, उन्होंने क्या बना लिया? एक अपना ग्रुप बना लिया सरकार का विरोध प्रकट करने के लिए। तो वो हमारा क्या हो गया? वहाँ पर दबाव समूह का एक उदाहरण हो गया। तो इसमें हमारा आंदोलन भी है। वो कुछ लोगों का एक समूह होता है जिसमें वो लोग राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा नहीं लेते, लेकिन सरकार को अपनी बातें मनवाने पर क्या कर देते हैं? मजबूर करते हैं। सरकार को अपनी नीतियां वापस लेने पर मजबूर करते हैं। तो इस प्रकार ये होता है। तो इसमें क्वेश्चन हमारा क्या है कि किस तरह से प्रभावित करते हैं? तो प्रभावित करने के हमारे सब कुछ तरीके हैं। सबसे मुख्य तरीका तो हमारा क्या है कि लोग हड़ताल करते हैं, रोष मार्च करते हैं, सरकार के विरुद्ध में नारे लगाते हैं, और हड़ताल में हमारा क्या हो जाता है? जो सरकार की नीतियाँ हैं उनका विरोध प्रकट करने के लिए लोग कई बार बस
ट्रैक पर जाम लगा देते, बसों को नहीं चलने देते, रेलवे को नहीं चलने देते, कई बार भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। सबसे मुख्य तरीका ये है हमारा कि सबसे लोकप्रिय है, लोग इसी का सहारा लेते हैं, इकट्ठे होकर के कहीं पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठ करके धरने पर बैठ जाते हैं। तो जो हमारा है दबाव समूह और आंदोलन जो है क्या करते हैं, दोनों ही राजनीति को हड़ताल करते हैं, धरने पर बैठते हैं या रोष मार्च निकाल करके इस तरह से प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से जिस प्रकार हम दूसरा जो हमारा तरीका है वो है हमारा कि आंदोलन चला दिया जाए। आंदोलन चलाते हैं, आंदोलनों में वो क्या लेते हैं, मीडिया का सहारा लेते हैं, संचार के माध्यमों का सहारा लेते हैं और जो आम जनता है उसका जन समर्थन प्राप्त करते हैं। इसका मुख्य उदाहरण देखो, पुरानी पेंशन बहाली है या हम कह दें निजीकरण है, निजीकरण सरकार कर रही है, रोडवेज का हो या किसी भी, तो रोडवेज कर्मचारी क्या करते हैं, उसका विरोध करते हैं, वहाँ वो आंदोलन का सहारा लेते हैं। रोज़ न्यूज़पेपर में आते हैं कि इस दिन वो रोडवेज की बसें नहीं चलाएंगे, यहाँ पर धरना देंगे और जन समर्थन प्राप्त करते हैं वो जनता का। ये कहते हैं कि देखो सरकार क्या कर रही है, निजीकरण कर रही है, वहाँ आपसे किराया ज़्यादा ले आया जाएगा। तो धीरे धीरे जनता भी उसका क्या करती है, समर्थन करती है। उसी प्रकार पुरानी पेंशन बहाली है, ये संघर्ष समिति क्या करती है कि अब 2006 से जो पेंशन बंद हो गई है, एनपीएस को ख़त्म करके फिर से वही पेंशन हमें वापस दी जाए, इसके लिए भी वो क्या करते हैं, आंदोलन चलाते हैं। एक राज्य ने किया, सभी इकट्ठा दूसरे राज्य का समर्थन प्राप्त करते हैं, जनता का समर्थन। तो ये तरीका भी हमारा दूसरा तरीका हमारा क्या है, आंदोलन का तरीका है, जो भी हमारा मुख्य रूप से लोकप्रिय तरीका है। तीसरा तरीका ये है कि व्यापारी जो वर्ग है वो लॉबी का निर्माण करता है। उनके कुछ हित होते हैं जो सामान्य हित होते हैं, व्यापारियों के हित एक जैसे, उन पर कोई टैक्स लगा दिया जाता है तो वो लॉबी का निर्माण करते हैं, उस टैक्स का विरोध करते हैं, सरकार को मजबूर करते हैं कि जो उनकी विरोधी नीतियां हैं सरकार उनको वापस ले, उन कानूनों को सरकार क्या करे, दोबारा से बनाए, दोबारा सोचे, उन पर जो टैक्स लगाए गए हैं इस प्रकार उनको वापस ले। तो जिस प्रकार से व्यापारी मंडल, इस बार क्या था हमारा आड़त एसोसिएशन थी, आप लोगों ने भी न्यूज़पेपर में काफ़ी सुना होगा कि सरकार की कुछ शर्तों का वो कितने दिनों से क्या करी थी, विरोध करती आ रही थी। तो वो आड़त एसोसिएशन ने क्या बना लिया, सभी को इकट्ठा करके एक मंच तैयार कर लिया, यदि सरकार हमारी ये बातें मानेगी तो ही हम गेहूं की खरीद करेंगे वरना खरीद नहीं करेंगे। तो काफ़ी दिनों चलती रही, कुछ मांगे माने गई, कुछ नहीं माने गई, उसके बाद क्या हुआ, वो सोल्यूशन हुआ। तो ये हमारा था। फिर दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दबाव समूहों और राजनीतिक दलों के आपसी संबंधों का स्वरूप कैसा होता है। तो देखो दबाव समूह और राजनीतिक दलों का आपसी जो है आपसी संबंधों का स्वरूप कैसा होता है, अभी इनके आपसी संबंध कैसे होते हैं। तो दबाव समूह तो हमने देख ही लिया कि क्या होता है हमारा, और जो राजनीतिक दल है वो क्या होता है, वो प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में हिस्सा लेता है, वो पूरी जनता का समर्थन प्राप्त करता है। लेकिन दबाव समूह एक विशेष वर्ग के लिए भी कार्य कर सकते हैं, वो इस विशेष वर्ग के हो सकते हैं, जरूरी नहीं है पूरी जनता का वो समर्थन प्राप्त करें। तो इसमें हमने क्वेश्चन हमारा ये है कि संबंधों का स्वरूप कैसा होता है। संबंधों का स्वरूप ये है, एक तो है कई बार राजनीतिक दल ही क्या कर देते हैं, दबाव समूह का निर्माण करवा देते हैं। जिस प्रकार कई लेबर यूनियन हैं वो राजनीतिक दलों के द्वारा ही बनाई गई हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला संबंध तो है कि राजनीतिक दल ही क्या कर देते हैं, इनका निर्माण करवाते हैं। दूसरा तरीका ये है कि जो आंदोलन होते हैं वो ही क्या कर देते हैं, राजनीतिक दलों का निर्माण कर देते हैं। जिस प्रकार से आंदोलन चला रहे हैं वो लंबा खिंच गया तो उसी से कोई राजनीतिक पार्टी का जन्म हो जाता है। उदाहरण के तौर पर हम सबसे बेस्ट उदाहरण दे सकते हैं कि जो आम आदमी पार्टी है उसका निर्माण कैसे हुआ, एक आंदोलन के फलस्वरूप हुआ था कि एक दबाव समूह था ये कि आंदोलन लगातार कर रहा था, वो आंदोलन लंबा खिंच गया था तो इससे केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का निर्माण हुआ। तो ये होता। तीसरा स्वरूप यह होता है कि दबाव समूह और राजनीतिक दल एक दूसरे के टक्कर में खड़े होते हैं, विरोध में बातें होती, जो दबाव समूह कहता है वो सरकार नहीं मानती, जो सरकार कहता है उसके ऑपोजिट बिल्कुल क्या बोलता है, ये दबाव समूह बोलता है कि दोनों एक दूसरे के विरोध में खड़े होते हैं। तो ये था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, दबाव समूह की गतिविधियाँ लोकतांत्रिक सरकार के काम में कैसे उपयोगी होती हैं। देखो दबाव समूह का अर्थ हमें पता, गतिविधि का मतलब क्या है, कार्यकलाप, कि उनके कार्य जो हैं वो राजनीतिक दलों के लिए या लोकतांत्रिक सरकार में
कैसे उपयोगी होते हैं। तो देखो दबाव समूह क्या होता है, वैसे तो एक वर्ग विशेष के लिए हित के लिए भी कार्य कर सकता है। तो हमें लगता है कि लोकतंत्र में तो सभी व्यक्ति क्या होते हैं, समान होते हैं, सरकार सबके हित को ध्यान में रख कर के कार्य करती है। तो जब दबाव समूह होता है ये एक वर्ग विशेष को देखता है तो ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है, हमें ऐसा लगता है। लेकिन इस एक पॉइंट के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि दबाव समूह होना ही नहीं चाहिए, नहीं, ये लोकतंत्र के लिए कई बार बहुत बढ़िया भी साबित हो सकता है और होता भी है। कई बार सरकार क्या होती है, जो एक रिच क्लास होती है उसके फेवर में बहुत सारे फैसले लेती है, तो दबाव समूह उसको वो फैसले लेने से रोकता है। वो उस पर क्या दिखाता है, ये उस पर दबाव डालता है कि सभी व्यक्ति समान हैं, आप गरीबों के हित में भी फैसला उसी प्रकार लेना पड़ेगा, सबको बराबर का महत्व देना पड़ेगा। तो वहाँ दबाव समूह क्या करता है, सरकार को डिक्टेटरशिप होने से रोकता है, सरकार को जवाबदेह बनाता है कि दबाव को पता होता है कि यदि ये नीति लागू हुई तो दबाव समूह विरोध करेगा और सरकार गिर जाएगी। तो सरकार दबाव समूह के दबाव के कारण वो कार्य नहीं कर पाती जो उसको डिक्टेटर बनाती हैं, तो वो लोकतांत्रिक कार्य करती। इस प्रकार इनके क्रियाकलाप भी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर है हमारा दबाव समूह क्या है, कुछ उदाहरण दो। दबाव समूह हमें पता ही है, कुछ लोगों का संगठन होता है जो संगठित भी हो सकते हैं, असंगठित भी होते हैं, जिनके हित समान होते हैं, जो सरकार पर दबाव बनाते हैं अपने विशेष वर्ग के हित के लिए या पूरे समाज के हित के लिए कि वो मांगे उनकी माने। तो दबाव समूह मैंने पहले भी बताया था, दो प्रकार के होते हैं, एक किसी वर्ग विशेष के हित के लिए कार्य करने वाले, दूसरे समाज हित के लिए, लोक कल्याणकारी हित के लिए। अब इसके कुछ उदाहरण पूछ रहा है, वो उदाहरण क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, शराब विरोधी आंदोलन है। तो जिनको लगता है कि शराब पीना गलत है वो संगठन इकट्ठा होकर क्या करता है, शराब का विरोध करता है कि शराब बंद होनी चाहिए। तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन भी हमारा इसी प्रकार से था, एक विशेष वर्ग इकट्ठा होकर के ऐसा मांग करता है। तो ये उसके उदाहरण थे। फिर है दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर बताएं। तो दबाव समूह और राजनीतिक दल, तो पहला ही अंतर हमारा क्या होगा, संगठन का अंतर। दबाव समूह कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, लेकिन राजनीतिक दल तो क्या होता है, एक राजनीतिक संगठन होता है। इसका एक निश्चित टाइम पीरियड होता है कि एक राजनीतिक दल है वो सरकार उसकी 5 साल के लिए चुनी गई है, तो उस दूसरा राजनीतिक दल है वो विरोधी राजनीतिक दल के रूप में कार्य करता है। तो वो, लेकिन दबाव समूह का कोई कार्यकाल नहीं होता, वो पूरे सरकार जो क्या करती है, राजनीतिक दल की सरकार होती है या ओपोजिट में होता है वो पूरी जनता को ध्यान में रखकर, सारी जनता के वोट चाहिए उसको ध्यान में रखकर कार्य करता है। लेकिन दबाव समूह एक वर्ग विशेष को ध्यान में रखकर भी कार्य कर सकता है। फिर एक धारणा है, दबाव समूह क्या है, एक संकुचित सी धारणा है, एक विशेष वर्ग से संबंधित धारणा है। लेकिन जो राजनीतिक दल है वो एक विस्तृत धारणा है, ये पूरे समाज के बारे में सोचकर कार्य करती है। दबाव समूह का अपना कोई एजेंडा नहीं होता, अपनी कुछ निश्चित योजनाएं नहीं होती काम करने के बारे में, लेकिन राजनीतिक दल का पूरी निश्चित क्रियाकलाप होता है कि कैसे उसको कार्य करना है, कौन सी योजनाएं उसको चलानी है। तो वो सारी योजनाओं को ध्यान में रखकर कार्य करता है, पहले से निश्चित क्रियाकलाप होती है। दबाव समूह क्या होता है, एक अनिश्चित कार्यक्रम के रूप में चलता है। 2 दिन की हड़ताल बोली, काम नहीं बना, 3 दिन भी कर दिया, 4 दिन भी कर दिया, आगे बना। अचानक यूँ लगा कि सरकार डंडे बरसा रही है, गाड़ियों को आग लगा दी। तो पहले से प्री प्लानिंग वहाँ पर कुछ नहीं होता, लेकिन राजनीतिक दलों में प्री प्लानिंग सब कुछ किया जाता है। फिर है जो संगठन विशिष्ट सामाजिक वर्ग जैसे मजदूर, कर्मचारी, शिक्षक तथा वकील आदि के हितों को बढ़ावा देने की गतिविधियां चलाते हैं, उनको क्या कहते हैं। देखो, एक विशेष वर्ग के लिए चला रहे हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, हित समूह, कि एक विशेष वर्ग के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। फिर है हमारा, किस तरह नेपाल में लोकतंत्र को दोबारा बहाल किया गया था। तो नेपाल में क्या था, नेपाल का राजा कौन था, वीरेंद्र था। और 1990 में, हालांकि वहाँ पर राजतंत्र था उस 1990 में उसने राजतंत्र को बहाल करने का आदेश दे दिया था। तो वो अब क्या बन गया, राजतंत्र बहाल हो गया। तो राजतंत्र क्या बन गया, संवैधानिक राजतंत्र लागू हो गया, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सारे फैसले लेते हैं। अब जो राजा वीरेंद्र था वो एक औपचारिक राजा बनकर रह गया, नाम मात्र का राजा था, लेकिन जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सारे डिसीजन लेते थे। लेकिन उसके बाद हमारा क्या हुआ, जब 2001 में एक रहस्यमयी कत्लेआम हुआ जिसमें राजा वीरेंद्र का
कत्ल कर दिया गया। तो उसकी मौत के बाद क्या हुआ, 2000 जो नया प्रधानमंत्री, जो नया राजा बना वो कौन था, ज्ञानेंद्र था। ज्ञानेंद्र राजगद्दी पर बैठा। वो अलग ही विचारों का व्यक्ति था, उसको ये संवैधानिक राजतंत्र पसंद ही नहीं था। वो तो क्या करता था, राजतंत्र में विश्वास था, वो पूरी सत्ता अपने हाथों में चाहता था। तो 2005 में उसने जो अलोकप्रिय सरकार थी वहाँ पर नेपाल में, उसका फ़ायदा उठा करके वहाँ के प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दिया, संसद को भी भंग कर दिया, सारी जो शक्ति है उसका केंद्रीकरण कर दिया, अपनी मुट्ठी में ले ली और सब स्वयं को डिक्टेटरशिप राजा की तरह वो रहने लगा, राजतंत्र घोषित हो गया। तो इसके बाद हमारा क्या हुआ, 2006 में जनता ने देखा कि बड़ा अत्याचार हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, लोकतंत्र को फिर से बहाल करवाने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। तो 7 दल जो थे, राजनीतिक दल है, वो पहली बार एक इकट्ठे मंच पर आए और उसको SPA दल का नाम दिया गया। तो SPA का मतलब हमारा क्या होता है, सप्तदलीय संगठन, की 7 दलों का एक संगठन आया इकट्ठा। फिर इसमें पहले इन्होंने 4 दिन के लिए स्टार्टिंग में हड़ताल की। माओवादी भी थे, वो भी फिर इस संगठन में शामिल हो गए, जन सामान्य भी संगठन में शामिल होते। तो इस संगठन में लोगों की संख्या जो है धीरे धीरे करके बढ़ती गई। तो इस संगठन को 4 दिन के बाद फिर 10 दिन के लिए कर दिया गया। प्रारंभ में तो ज्ञानेंद्र को लगता था कि वो इसके आगे कभी घुटने नहीं टेकेगा। उसने लाठीचार्ज करवाया और उसको जनता को तितर बितर करने के लिए, उस आंदोलन को दबाने के लिए काफ़ी प्रयास किया। लेकिन इस बार जनता की जो मन की स्थिति वो इतनी दृढ़ थी कि वो अपने रास्ते से हटने के लिए तैयार ही नहीं थे। इसलिए आखिर में उसने कुछ लोगों की संख्या को, इतना ज़बरदस्त 3.5 लाख के करीब लोग इस संगठन में आ गए, तो उसकी संख्या को देखकर ये सोचा कि अब तो आखिरी हथियार है कि इनकी कुछ मांगों को मान लिया जाए। 3 मांगे मानी, जनता फिर भी तैयार नहीं थी, नहीं हमें तो क्या चाहिए, लोकतंत्र की बहाली चाहिए। तो फिर धीरे धीरे क्या किया, उसने आखिर में जनता के आगे अपने घुटने टेक कर वहाँ पर लोकतंत्र को बहाल कर दिया। इस प्रकार से वहाँ पर क्या हुआ, लोकतंत्र बहाल हुआ। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इंटरनल जो क्वेश्चन है, मैं वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। तो आपको यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।